Hello everyone. So let's continue with our topic of microcytic anemia. And in previous video, I just want to give a overview. And in previous video, we have studied that microcytic anemia is when the MCV is less than 80 micrometer per cube, and it's basically due to decreased production of hemoglobin. और hemoglobin की production कब होएगी कम, क्योंकि hemoglobin क्या होता है it is basically heme plus globin, and heme is basically iron प्लस प्रोटोपॉरफायरन की रिंग. तो अगर हमारे पास या तो आयरन कम है जो कि होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, या फिर क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से एनीमिया हो गया है. क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ एनीमिया कहते हैं सेकंड केस, जिसमें हमारे पास आयरन तो होता है पर हम बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है. तीसरा है सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं प्रोटोपॉरफायरिन की जो चेन है वो कम होती है. चौथा है थैलेसीमिया, जिसमें हमारी ग्लोबिन चेन पे इफेक्ट पड़ता है. इन एनी ऑफ दीज केसेस वी कैन से हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड, एंड ड्यू टू विच वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर माइक्रोसिटिक एनीमिया इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अगर हम बात करें इस एनीमिया की तो ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है. दूसरी चीज़ आयरन डेफिशिएंसी की बात करें तो ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है. ठीक है, उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोसेस डिस्कस किया था कि ये जो आयरन है, ये आयरन भाई साहब बॉडी में स्टोर कैसे होते हैं. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा मैकेनिज़्म था कि जो हमारे पास आयरन है वो दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. या तो होता है हीम फॉर्म में या होता है नॉन हीम फॉर्म में. जो हीम फॉर्म होता है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नॉन वेज फूड मीट, एंड द नॉन हीम फॉर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेरियन फूड आइटम्स. ठीक है, एंड ये आयरन हमारा भी ल्यूमेन में पड़ा है. हमें इसको लेके जाना है पहले ब्लड वेसल में, और ये ब्लड से फिर जाता है लीवर एंड मैक्रोफेजेस ऑफ बोन मैरो. ओके, सो कैसे जाता है? थ्रू ड्यूडेनम. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उसके अंदर जो ड्यूडेनम होता है उसके अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं, और उन सेल्स का नाम है एंटेरोसाइट्स. ये हमारे बीच में एज अ मीडिएटर आते हैं. बीच में जो हमारे पास एंटेरोसाइट्स होते हैं दे हैव फेरोपोटेन चैनल्स. इन सेल्स के ऊपर फेरोपोटेन चैनल होता है. एंड व्हाट हैपन्स इज ये जो हमारा आयरन है आइदर इट्स हीम फॉर्म और नॉन हीम फॉर्म. हीम फॉर्म इज़ बेसिकली मोर रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रांसपोर्टर, और जो यहाँ पे इसको जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे लेके जाता है इट्स DMT1 ट्रांसपोर्टर. और वो भाई साहब हमारा ये हीम को लेके गए आयरन को लेके गए यहाँ. फेरोपोटेन अंदर होगा खुलेगा और ब्लड में हमारा आ जाएगा आयरन. ब्लड में हमारे पास एक प्रोटीन है ट्रांसफेरिन, और इस ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्टर के साथ जो हमारा आयरन है वो बाइंड हो जाता है, और ये बोन मैरो और लीवर में चले जाता है जहाँ पे ये स्टोर होता है. और ये स्टोर होता है फेरेटिन के साथ बाउंडेड. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि कैसे आयरन इन दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. DMT1 ट्रांसपोर्टर अंदर लेके जाता है, एंटेरोसाइट्स तक लेके जाता है, वहाँ पे फेरोपोटिन से ये अंदर जाता है और ट्रांसफेरिन से ब्लड में बाइंड रहता है. ट्रांसफेरिन इसको फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है इन जगहों पे जहाँ पे ये स्टोर होता है फेरेटिन से बाउंडेड. ये हमने प्रोसेस पढ़ा था एक. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ. हम पहुँचे थे लैब फाइंडिंग्स पे कि मेजर लैब फाइंडिंग्स क्या रहती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एनी ऑफ द एनीमियाज बेसिकली. तो सीरम आयरन देखते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हैं, परसेंट सेचुरेशन देखते हैं, सीरम फेरेटिन देखा जाता है. नाउ यू नो सीरम मीन्स ब्लड. आयरन क्या होता है पता लग गया, फेरेटिन क्या होता है पता लग गया. T4 मैंने बताया था कल एक छोटी सी ट्रिक कि T4 वैसे तो ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, पर हम इस केस में ट्रांसफेरिन का
देखेंगे कंसेप्ट। और ट्रांसफेरेन क्या होता है वो हमें पता है, एंड यू नो व्हाट इज परसेंट सेचुरेशन, कि कितना बाउंडेड है, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले मैं थोड़ा वैसे समझाती हूँ कि दिस इज़ ब्लड वेसल फॉर एग्जाम्पल, ओके, दिस इज आर ब्लड वेसल एंड here we have transferrin molecules, ओके। कहा जाता है कि अराउंड लाइक फॉर एग्जांपल ले लो 3 ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास एक ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल के साथ आयरन बाइंडेड है, बाकी 2 फ्री हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये ले लो, हमारे पास मैक्रोफेज है, या तो ये मैक्रोफेज लगा लो या लीवर के अंदर लगा लो, पर ये फॉर एग्जांपल इट इज़ मैक्रोफेज, ओके। और इसके अंदर हमारे पास फेरेटिन है, और ये हमारा आयरन इसके साथ बाउंडेड है। तो सबसे पहले तो आता है हमारा टेस्ट सीरम आयरन। सीरम आयरन इज हाउ मच आयरन इज प्रेजेंट इन द ब्लड, पूरे ब्लड के अंदर कितना आयरन प्रेजेंट है, मतलब चाहे वो फ्री है चाहे वो बाउंडेड है, एनीथिंग। सेकेंड इज हाउ मेनी ट्रांसफेरिन आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट इज TIBC। हाउ मेनी ट्रांसफेरिन आर प्रेजेंट, 1 2 3, ओके। सो जब भी TIBC का टेस्ट होता है ना, तो उसमें हमें देखना है कितने ट्रांसफेरिन प्रेजेंट है, डजेंट मैटर फ्री और बाउंडेड, दिस इज important to note over here. And when we talk about how many iron are bounded to transferrin, percent saturation, then we talk about this thing, iron bounded to transferrin या transferrin bounded to iron, है ना। जब हम बात करेंगे TIBC की तो उसमें हम सारे ट्रांसफेरिन देखेंगे, चाहे बाउंडेड है चाहे नहीं है, पर जब हम परसेंट सेचुरेशन देखते हैं तो हम बाउंडेड वाला देखते हैं। And when we talk about how much iron is present in the storage sites, then we talk about serum ferritin. I hope you get all of these tests. I want to revise it. Serum iron, total iron जो हमारे पास blood में है, TIBC total transferrin molecules, या फिर how many transferrins in simple language are present in the blood vessel, okay, either bounded or free, doesn't matter, we have to count everyone. Percent saturation is it is basically bounded transferrin to iron, and serum ferritin is जितना आयरन स्टोर्ड है अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस या क्या कहते हैं उसको, लीवर में, ठीक है। सो ये हम मेजरली देखते हैं लैब फाइंडिंग्स में, एंड द मेन थिंग टू रिमेंबर इज दिस परसेंटेज सैचुरेशन इज नॉर्मली इट इज़ 33%, ठीक है। हमें जैसे हम कहते हैं ना परसेंट सैचुरेशन ऑक्सीजन की कितनी होती है, तो हम कहते हैं इट्स लाइक मोर देन 95%, मोस्ट कॉमनली 100%। अगर सपोज किसी की 92% है तो हम कहेंगे उसको माइल्ड मतलब माइल्ड केस है कि सैचुरेशन उसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, एंड ओके, सो आई थिंक ये सब समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि लाइक हम कह रहे हैं कि जो आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन एनीमिया है, एंड जो आयरन डेफिशिएंसी है वो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हम देखने को मिलती है हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। तो किस वजह से होती है ये, देखो आयरन कम होगा तो ही आयरन डेफिशिएंसी, एक तरह की मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा। दूसरा अगर ये ज़्यादा ही कम होगा तो एनीमिया भी हो सकता है। तो मेजर कॉज है इसकी आयरन नहीं मिल रहा हमें, तो ये इसकी कमी हो कैसे सकती है, ठीक है। तो हम 2 मेजर रीजंस लेते हैं, या तो डाइट से अच्छा नहीं है आयरन, ज़्यादातर यही कॉज होता है कि डाइट नहीं अच्छी होती हम लोगों की, तो या तो देयर इज़ डाइटरी लैक, और द सेकेंड कॉज इज ब्लड लॉस। देखो आयरन वी नो कि हमारे ब्लड में काफ़ी उस मतलब हमारे ब्लड में होता है, सो ओवर देयर
ब्लड लॉस की वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और डाइटरी लैक की वजह से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबीज़ में, इन्फेंट्स में, तो क्या होता है ना कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? उनका न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है? ब्रेस्ट मिल्क, मदर से, है ना। पर ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इट इज़ वेरी लो इन आयरन, इसीलिए यूजुअली इन्फेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क वैसे तो बच्चों को देना ही ब्रेस्ट मिल्क चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क में आयरन नहीं होता तो बच्चों को तुम आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करोगे, नो। बट इन जनरल वी से कि जो ह्यूमन मिल्क होता है इट इज़ वेरी लो इन आयरन। सेकेंड बात करें अगर बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं है। चिप्स चॉकलेट्स खानी है तो डाइट में कहाँ से आएगा आयरन? एडल्ट्स की बात करें अगर हम, बड़े लोगों में भाई क्या प्रॉब्लम रहती है? जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो वी कंसीडर दिस एज ग्रुप एज 20 to 50 ईयर्स, 20 to 50 ईयर्स। और ये बच्चे हमारे एडोलेसेंट एज के हैं। इन्फेंट्स लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और चिल्ड्रन अराउंड 4-5 से हम कहते हैं हमारा 20 तक, एडोलेसेंट एज तक, 19 या 20 तक। और एडल्ट्स जो हमारे 21-22 के बच्चे जब हो जाते हैं, ठीक है, और इन देयर अर्ली 20s टिल देयर 50s, ठीक है। तो इसमें विमेन में ये रहता है ना कि कई बार ऐसा होता है ड्यू टू मेनोरेजिया देयर इज़ ह्यूज ब्लड लॉस। What is menorrhagia? I already told in previous lectures of hematology in which I taught about thrombocytopenia, primary and secondary hemostasis. In that condition I told कि जब स्किन और म्यूकोजल ब्लीडिंग रहती है which are classic hallmark features for primary hemostatic disorders, तो म्यूकोजल ब्लीडिंग में हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस वगैरह वगैरह। तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी मेनोरेजिया, ठीक है। जब वेरी हैवी अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो उसे मेनोरेजिया कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लीडिंग होती है तो पीरियड में तो ब्लड लॉस काफ़ी हो जाता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। वुमेन में काफ़ी प्रोमिनेंटली देखा जाता है, काफ़ी लड़कियों को इसकी परेशानी रहती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 4 to 5 days इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। मतलब वैसे हम कहते हैं कि देर इज़ 5 to 7 days का ब्लड फ्लो, पर जनरली मतलब अराउंड 60% पॉपुलेशन में 4 to 5 days का ही ब्लड फ्लो रहता है। बट यू नो वॉट, देर आर फ्यू गर्ल्स which who bleed for more than 7 days. In my friend circle also I've seen some of my friends, they are जैसे कि उनको पीरियड्स लाइक जब से आते हैं तब से ही 10-10 दिन तक आते हैं, एंड दे से कि इट्स नॉर्मल फॉर देम, क्योंकि उनको और पूरे 10 days प्रॉपर हैवी ब्लड फ्लो रहता है। ब्लड फ्लो मतलब प्रॉपर ब्लड फ्लो, तो ये इट्स नॉट नॉर्मल, लाइक इट्स अ कंडीशन ऑफ दिस थिंग मेनोरेजिया, उसमें बहुत ब्लड लॉस होता है। तो ऐसे लड़कियों को जिनको जैसे इनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम इनके ब्लड टेस्ट वगैरह देखें दे वुड बी ऑलमोस्ट नॉर्मल काइंड, पर ऐसे लड़कियों में चांसेस रहते हैं आयरन डेफिशिएंसी के, तो उनको आयरन का सप्लीमेंट हमेशा लेते रहना चाहिए और अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए। नॉट जस्ट आयरन रिच डाइट बट सब चीज़ों में, लाइक not just talking about these girls but each and every person should have a proper diet. Okay, मेल्स में क्या रीज़न रहता है भाई? वुमेन में तो चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस हैं, खून की कमी है तो पीरियड्स की वजह से हो रही है। मर्दों में क्या होता है? अल्सर डिजीज़, स्पेसिफिकली पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं कई केसेस में, और ये बहुत ही मेजरली इस पे केसेस आते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की बात करें अगर हम, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, आई वांट टू ऐड समथिंग कि जब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ना तो हम एक काम करेंगे। आई हैव
I will have a one shot of anemias, and in that one shot we will revise all the anemias whatever we would have studied, and then we will study how to solve cases of anemia. ठीक है, and most commonly asked questions on anemia, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के केसेस आते हैं और उनको सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहती है. वी विल हैव अ वन शॉट ऑफ. देखते हैं 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है. ओके, सो ओवर हेयर women, due to menorrhagia there is huge blood loss, and we say कि it's one of the major cause for iron deficiency in women of this age group, childbearing age group basically. And males, the major cause for iron deficiency is peptic ulcer disease. Okay, आई थिंक ये याद हो भी गया होगा साथ के साथ. लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग इट लाइक नॉर्मली मेरे साथ साथ के साथ याद भी हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है एक एज ग्रुप जो इनसे भी आगे होता है, मतलब बूढ़े लोग जो एल्डरली होते हैं. उनमें क्या परेशानी रहती है, उनमें 2-3 तरह की हम चीज़ें पढ़ेंगे. और कहा जाता है कि जो हमारे पास, अब ये भी नई सी थ्योरी है कि जो हमारे पास वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, in the developed countries there is some different cause, and in developing countries we have some different cause. And how interesting it is ना कि ये हमारा वर्ल्ड है, हमारी अर्थ है. यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, या मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें हमारे पास कुछ अलग कॉजेज़ होते हैं. जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो अभी डेवलपिंग की स्टेज में हैं, उनमें अलग होते हैं. हाउ स्ट्रेंज. ओके, so in the developed world, in the western world, we say the most common cause in elderly people for iron deficiency is carcinoma, specifically to say colon carcinoma. And in case of developing world, it's hookworm. ठीक है, हुकवॉर्म में भी 2 स्पीशीज़ हैं स्पेसिफिकली. एक है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाले, एंड इसके बारे में तो हमने पढ़ रखा है +1 में. एनसाइलोस्टोमा दूसरे वाले के बाद पढ़ रखा है. इट्स Necator americanus. Okay, and other causes are malnutrition, malabsorption, या किसी ने अपनी कुछ सर्जरी कराई है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रेक्टोमी. Okay, and over here I want to tell you that आयरन Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव 2 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें से जो Fe2 पॉजिटिव है इट इज़ मोर रेडिली एब्जॉर्ब्ड. ओके, let's revise. Iron deficiency either due to dietary lack or due to blood loss. In infants, breast milk is deprived of an iron. That's why infants
usually don't have iron in their diet, and as their diet is completely 100% it's based on breast milk, and it should be. Then we talk about children. In children, most common cause for iron deficiency is their poor diet. In adults, for women, we have menorrhagia. That means heavy, unusual bleeding during the menstruation cycle, which causes very huge loss of blood. And in case of men, it is specifically peptic ulcer disease. ठीक है, पेट की ही सारी बात क्यों आ जाती है, या फिर क्या कहते हैं उसको, हमारे जीआई ट्रैक्ट में कोलॉन की, हमारे या फिर इंटेस्टाइन वगैरह की, इसकी डिजीज़ जो होती है ना, मतलब हमारे जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया की डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी ऐसी परेशानी रहेगी ना, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन या आयरन का जो हमारे पास वही एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा आयरन है वो DMT1 ट्रांसपोर्टर ल्यूमेन से जब ब्लड में लेके जाते हैं तो मेजर एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, एंटेरोसाइट्स में, ड्यूोडेनम में। ड्यूोडेनम कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है, हमारी गट का पार्ट है, राइट, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में आता है। सो अगर कभी भी आप देखोगे कोलोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पेप्टिक अल्सर्स हैं, या कईयों को IBD या कुछ भी रिलेटेड टू क्या कहते हैं हम इसे, पेट की दिक्कतें रहती हैं जिनको, आयरन की एब्जॉर्प्शन उनमें अच्छी नहीं होती। ओके, so in males it's peptic ulcer disease. When we talk about elderly in the western world, it is due to हमारा colon cancer, colon polyps, ठीक है, and in a developing world it's specifically hookworms, these two species, ठीक है। मैंने ऐसे याद रखा है कि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी डेवलप कर रही हैं, वहाँ अभी थोड़ी डेवलपिंग मतलब डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो वहाँ पे वॉर्म्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, हुक वॉर्म वहाँ पे आ गया। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमारा काफ़ी डेवलप्ड है, वहाँ पे हाई टेक मशीनरी है और सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो कैंसर का रिस्क काफ़ी रहता है, मेटल एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर, है ना। तो कोलोन कैंसर इज़ जस्ट टू मेमोराइज, जैसे भी हो वैसे सिंपल है, याद हो जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में कोलोन कार्सिनोमा और कोलोन पॉलिप्स, एंड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वी हैव हुकवॉर्म्स, स्पेसिफिकली दीज टू स्पीशीज़। वैसे भी काफ़ी तरह के होते हैं विच कैन कॉज आयरन डेफिशिएंसी। अदर कॉजेज़ माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन या गैस्ट्रेक्टोमी। मैंने कहा पेट के रिलेटेड कोई परेशानी रहेगी या किसी ने कोई सर्जरी कराई होगी, है ना, कोलोन वगैरह में परेशानी रहेगी, अल्सर वगैरह रहेंगे, या किसी को ट्यूमर है या कैंसर है, तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड आउट ऑफ Fe2 and Fe3 positive, 2 positive is more prominently and easily absorbed. Now let's talk about what are the stages of iron deficiency. अब ये क्या बात आ गई भाई, स्टेजेस की क्या बात आ गई। स्टेजेस की जब भी हमने बात करनी है तो हमने अपने मन में पता है क्या रखना है, ये वाली थ्योरी कि सबसे पहले हम क्या देखते थे, सीरम आयरन, फिर हम देखते थे TIBC, फिर हम देखते थे परसेंट सेचुरेशन, फिर हम देखते थे फेरेटिन, सीरम फेरेटिन। ठीक है, और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसको छोड़ दो। तो अब आयरन डेफिशिएंसी की क्या स्टेज रहती है, देखो यहाँ से शुरू करना है नीचे से। सीरम फेरेटिन का क्या काम है, मतलब फेरेटिन का क्या काम है, मतलब ये मैंने टेस्ट इसलिए रखे हैं कि आपको याद रहे कि किस चीज़ की बात कर रही हूँ। फेरेटिन का क्या काम है, आयरन को स्टोर करना।
अब देखो आयरन, अब देखो जब हम डेफिशिएंसी की स्टेजेस पढ़ेंगे ना, हम यहाँ से पता है क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब आयरन आएगा और जब स्टोर हो जाएगा तब वो हमारी बॉडी में हम कहते हैं कि हाँ स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर स्टोरेज साइट्स पे हमारे पास आयरन नहीं है या कम है तो मतलब कुछ डेफिशिएंट है, तब डेफिशिएंसी मानी जाती है। और भी केसेस रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारा स्टोरेज आयरन डिप्लीट होता है, स्टोरेज आयरन इज डिप्लीटेड। और अगर हमारा स्टोरेज आयरन कम होगा तो उसकी वजह से क्या चीज़ कम होगी, क्या चीज़ कम होगी, फेरिटिन। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आयरन हमारा, ये देखो ये फेरोपोर्टिन चैनल को क्रॉस करके एंटेरोसाइट्स के थ्रू ये हमारा ब्लड वेसल में घुस गया, जहाँ पे हमारे पास थे ट्रांसफेरिन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लीवर, सपोज ये हमारा मैक्रोफेज है और इसके अंदर हमारा फेरोपोर्टिन है, और ये हमारा यहाँ पे आयरन आके बाइंड है और यहाँ पे भी आयरन बाइंडेड है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्टोरेज साइड पे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन है ही नहीं, यहाँ पे स्टोरेज साइड पे आयरन नहीं है, तो इसका मतलब आयरन कहाँ पे ज़्यादा है, उसकी प्रीवियस साइड पे, यहाँ पे। अंडरस्टूड? ट्रांसफेरिन और फेरेटिन का जब भी हम रिलेशन पढ़ेंगे यूजुअली ऑपोजिट होगा। अगर हमारा आयरन ट्रांसफेरिन में ज़्यादा है इसका मतलब यहीं पे बाउंडेड है, अभी यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए फेरेटिन में कम है। या फिर अगर हम ये कहेंगे कि फेरेटिन में बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है ना, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफेरिन में कम है। सारा का सारा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हम कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ये इतने धीरे धीरे आराम से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है। हर केस में हमें अलग ही तरह के स्टेजेस दिखेंगे, या यूँ कहो कि अलग ही तरह के टेस्ट दिखेंगे, और वो फिर आगे जाके हमें इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अभी नहीं करेगा, जब हम माइक्रो मैक्रो नॉर्मो थैलेसीमियाज एंड आयरन डेफिशिएंसी, क्रॉनिक डिजीज रिलेटेड एंड सिड्रोब्लास्टिक वगैरह वगैरह, विटामिन B12 या फॉलेट डेफिशिएंसी के सब कुछ पढ़ लेंगे ना, फिर वो सब हमारे माइंड में जंपल कर जाता है, सब कुछ जंपल कर जाता है। ओके, सो what happens is due to low ferritin our liver and bone marrow macrophages, they signal to produce more transferrin so as to meet up the deficiency, and due to which our TIBC would be high, ठीक है। फेरेटिन स्टोरेज साइड पे कम है, यहाँ पे कम है, तो मैक्रोफेजेस या जो हमारा लीवर है वो सिग्नल भेजेगा, भाई ट्रांसफेरिन लेके आओ जाओ, ये ट्रांसपोर्टर है ना, सिग्नल भेजेगा यहाँ पे आयरन आए। तो जैसे ही फेरोपोर्टिन खुल जाएगा, क्योंकि देखो जब कमी होएगी तभी फेरोपोर्टिन खुलेगा, और फिर ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होके ट्रांसफेरिन भाई साहब इसको यहाँ पे पहुँचा देंगे, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी में स्टोरेज साइड पे कम है, और फिर सिग्नल ये पहुंचेगा कि ट्रांसफेरिन जाके लेके आओ, तो ट्रांसफेरिन के वहाँ पे इट वुड बी इंक्रीज्ड। सेकेंड थिंग, जो चीज़ कम होएगी वो है ओके, वो है सीरम आयरन। सीरम आयरन वुड बी डिप्लीटेड। कॉमन सी चीज़ है, आयरन कम है, स्टोरेज साइड पे भी कम है, और ब्लड में भी कम है, तभी सिग्नल मिल रहा है कि भाई आयरन को लेके आओ, ठीक है। तो सीरम आयरन कम होगा, सीरम आयरन कम होगा
जिसकी वजह से अगर ब्लड में आयरन ही नहीं है, आयरन ही कम है, तो क्या बाइंडिंग अच्छी होएगी उसकी? नहीं होएगी, परसेंट सेचुरेशन भी कम होगा। समझ रहे हो बात को? कि आयरन अगर है ही नहीं तो वो बाइंड किससे करेगा? जिससे बाइंड करेगा वो तो है, पर आयरन ही नहीं है, तो फिर बाइंडिंग होएगी कहाँ से होएगी? खाक बाइंडिंग होएगी, तो सेचुरेशन भी कम रहेगा, सीरम आयरन भी कम रहेगा। ठीक है, अगली चीज़ की बात करें हम तो दो तरह की स्टेज, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले होता है नॉर्मोसिटिक एनीमिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली। फिर होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया, स्पेसिफिकली माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब ये क्या चीज़ें हैं? बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा अब चीज़ कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि कुछ यूँ होता है कि बॉडी कहती है कि आयरन अभी कम है, ठीक है, तो सिग्नल जाएगा कहाँ पे? हमारे बोन मैरो में, कि भाई आयरन कम है और आयरन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आयरन को बनाया जाए। तो फिर आयरन को बनाने के लिए सिग्नल जाता है। तो नॉर्मली जितने हमारे आयरन मतलब आयरन को बनाने के लिए सिग्नल जाता है कि आरबीसी को प्रोड्यूस करा जाए, क्योंकि आरबीसी हमारा मेजर वो है ना, सोर्स है। तो आरबीसी अगर हमारा आरबीसी में हमारे अगर ये सही रहेंगे तो फिर जो हमारी डेफिशिएंसी है वो हो जाएगी पूरी। तो फिर नॉर्मल आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं इनिशियली। ठीक है, तो सबसे पहले जब सिग्नल जाएगा तो आरबीसीज बनने शुरू होंगे और वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, वो नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे। पर जैसा कि मैंने बताया था कि जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है उसमें क्या होता है कि अभी भी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई है, तो एक और सिग्नल जाएगा भाई कि अभी और आयरन बनाओ, और आयरन बनाओ। तो जब वो चीज़ होती है ना कि और बनाओ और बनाओ, अति के चक्कर में ना सब खराब हो जाता है। तो फिर एक एक्स्ट्रा सेल डिवीजन हो जाती है। तो जहाँ एक सेल, दो डॉटर सेल्स, फिर आगे 4 डॉटर सेल्स नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही थी, और डिवीजन हो जाती है और 4 के 8 बन जाते हैं। और वो जो 8 होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे बनते हैं। ठीक है, और ना ही उनमें प्रॉपर कलर होता है, हाइपोक्रोमिक होते हैं। ठीक है, तो पहले जब आयरन कम होता है, देखो पहला सिग्नल जब गया तो नॉर्मल डिवीजन हुई, ये जो हमारी नॉर्मल डिवीजन होती है, और नॉर्मल आरबीसीज हमारे प्रोड्यूस हुए, तो वो हुआ नॉर्मोसिटिक एनीमिया। मतलब आयरन की कमी थी, एनीमिया था, तभी सिग्नल मिला और आरबीसीज जो प्रोड्यूस हुए वो नॉर्मल साइज के थे, इसलिए नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मो मीन्स नॉर्मल, सिटिक मीन्स सेल्स। सो दिस red blood cells which are produced, they are normal in size. And the next stage is कि अभी भी हमारी डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से एक और सिग्नल आएगा, भाई आयरन कम है। फेरेटिन कह रहा है आयरन कम है, भाई बनाओ और आयरन। टीआईबीसी कहेगा, सॉरी ट्रांसफेरिन कहेगा कि मेरे को आयरन चाहिए, बनाओ। कहाँ से आएगा आयरन? यहीं से आएगा। फिर सिग्नल आएगा, फिर सिग्नल आएगा, तो एक एक्स्ट्रा डिवीजन होएगी। जब ये एक्स्ट्रा सेल डिवीजन होएगी ना, तो माइक्रोसिटिक ये जो सेल्स अब प्रोड्यूस होंगे ना, ये बेचारे माल न्यूट्रिशन रहेंगे। ये सेल्स छोटे छोटे प्रोड्यूस हो जाएंगे और कलर भी नहीं होगा प्रॉपर। सो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? इनिशियल, what happened? Initial stage of iron deficiency anemia. It's normocytic anemia. It is normocytic anemia. So
अब आप कहोगे ये क्यों नहीं है भाई, ये तो हमारे पास हम टेस्ट की बात कर रहे हैं ना कि क्या डिप्लीट होगा. सो इन आयरन डेफिशिएंसी द फर्स्ट टू बी डिप्लीटेड वुड बी फेरेटिन, स्टोरेज आयरन. ठीक है, ड्यू टू विच सीरम फेरेटिन डिक्रीजेज एंड TIBC इंक्रीजेज बिकॉज देयर इज डिप्लीशन इन आयरन in serum in blood as well. So serum iron would also deplete and percentage saturation will also deplete. ठीक है, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वुड इंक्रीज की, क्योंकि अब इसको चाहिए कि और आयरन आए और मेरे से बाइंड करे, पर आयरन है ही नहीं, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी. समझ रहे हो कि आयरन है नहीं पर ये कह रहा है मेरे को बाइंडिंग करनी है, तो इसकी ओवरऑल कैपेसिटी तो बढ़ गई ना. ये फ्री बैठा है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, है ना. वेला दिमाग है, ये कह रहा है भाई और आयरन आए मेरे पास और आके बाइंड करे, तो ये बढ़ जाएगा. आई होप समझ आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत इजी और इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता भाई. फिर हम आते हैं नॉर्मोसिटिक और माइक्रोसिटिक में कि उसके बाद जब सिग्नल पहुंचेगा, जब भाई स्टोरेज आयरन भी कम है, सीरम भी कम है, परसेंट सेचुरेशन भी इसलिए कम होगी, अब बॉडी एनीमिक बन गई, अब सिम्टम्स दिख रहे हैं हाइपोक्सिया वगैरह वगैरह वगैरह, तो अब सिग्नल मिल रहे हैं कि भाई RBCs बनाओ. तो पहले तो नॉर्मल साइज़ के बनेंगे हमारे. ठीक है, उसके बाद बेचारे माल न्यूट्रिशन बनेंगे. ठीक है, सो इसकी वजह से पता क्या होता है, एक बहुत वाइड रेंज बन जाती है हमारे पास. ठीक है, इनिशियली it's normocytic anemia in which we have normal sized RBCs produced, and in the other stage, later stage, we can say it is the later stage of anemia. In the later stage, the RBCs produced, they are small in size, they are small sized, and they have less color. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो देखो पहले नॉर्मल सेल्स बन रहे हैं, फिर छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं हाइपोक्रोमिक नेचर के, तो एक वाइड स्पेक्ट्रम आ गया हमारे पास. ठीक है, लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ साइजेस ऑफ RBCs. ओके, तो इसकी वजह से ना एक चीज़ हम आगे एक टेस्ट पढ़ेंगे, और वो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी कैन से देयर इज़ वाइड स्पेक्ट्रम of sizes of RBCs, due to which red cell distribution width increases. समझे, इससे हम कहते हैं हमारा RDW, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो इस केस में बढ़ जाता है माइक्रोसिटिक एनीमिया के केस में, क्योंकि माइक्रोसिटिक में पहले नॉर्मल साइज़ के बनते हैं सेल, फिर माइक्रो साइज छोटे बनते हैं, तो उसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम बहुत बढ़िया सा आ जाता है, तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये एक क्लासिक लैब फाइंडिंग रहेगी. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो RDW है वो इट्स हाई. तो another thing to discuss over here was कि RBC को हमने कहा कि हाइपोक्रोमिक है, तो भाई नॉर्मल क्या कलर रहता है, नॉर्मल कुछ इस तरीका का होता है ना RBC की. ये हमारा बहुत बेकार होना है, आई एम रियली सॉरी. ये हमारा RBC है. ठीक है, एंड ये बाइकनकेव शेप का होता है. ठीक है, और ज़्यादातर हीमोग्लोबिन एजेस पे कंसनट्रेटेड रहता है और सेंटर में कम होता है. ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है, ज़्यादातर साइड्स पे होता है और सेंटर में कम होता है. और जब हम इसको माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं ना, व्हेन वी व्यू इट अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये पता है कैसा दिखता है, गोला दिखता है. और वो गोला कुछ इस प्रकार से होता है कि
उसका सेंटर जो हमारा सेंटर रीजन है वो पेलर रहता है। ये सेंटर रीजन है, ये खाली रहेगा, इट्स पेलर, इसमें कोई कलर नहीं होगा। और हमारे साइड्स पे एजेस पे काफ़ी सारा कलर होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल आरबीसी ऐसा होता है। जब हम बात करते हैं कि हाइपोक्रोमिक नेचर हो गया, नॉर्मल आरबीसी में क्या होगा कि जो सेंट्रल एरिया है वो पेलर रहता है, पेलर मतलब कलर नहीं रहता उसमें। और जो हमारे पास जो पेरीफेरी रीजन है या एजेस वाला रीजन है, इसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की वजह से। ये अभी हम आगे हमारा थैलेसीमिया में भी काम आएगा, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट टारगेट सेल्स में क्या परेशानी रहती है, मतलब ये कैसे टारगेट सेल बनता है, पर वो भी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे। सो व्हेन वी व्यू इट अंडर माइक्रोस्कोप, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है और नॉर्मल कंडीशन में। और अगर हम हाइपोक्रोमिक कंडीशन में बात करें ना, तो उसमें ये एरिया एक्सपैंड कर जाएगा, दिस इज़ नॉर्मल। और हाइपोक्रोमिक में क्या होगा, यही आरबीसी है, ये हाइपोक्रोमिक रीजन है, ठीक है। कि मतलब ये देखो, फ़र्क देखो आप। ओके, सो the initial stage of iron deficiency anemia is normocytic anemia, in which normal sized RBCs are produced. Bone marrow makes RBC which are normal sized, but they are few in number. थोड़े प्रोड्यूस होते हैं पर अच्छे RBCs प्रोड्यूस होते हैं, पर फिर उसके बाद फिर हमें सिग्नल मिलता है कि और बनाओ और बनाओ, और के चक्कर में अब RBCs स्मॉल साइज प्रोड्यूस होते हैं और उनका कलर भी ख़राब होता है। नंबर उतना ही रहेगा, नंबर हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि एनीमिक कंडीशन है ना, तो इतना भी उसमें लाइक परेशानी है, तो प्रॉपर नहीं बन पा रहे आरबीसीज, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि ये क्या स्टेजेस थे, कि सबसे पहले स्टोरेज आयरन कम होता है, जिसकी वजह से सीरम आयरन भी कम रहता है, सैचुरेशन आयरन भी कम रहता है, लेकिन कैपेसिटी, टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है कि भाई उसके पास कुछ भी नहीं है अब, और इसका काम क्या है, बाइंड करना। तो ये इसकी कैपेसिटी ओवरऑल बढ़ गई ना, कि मतलब अब सपोज अगर ये फॉर एग्जांपल ये 6 मॉलिक्यूल्स भी हैं, अगर हमारे पास 6 आयरन आएंगे तो फटाफट बाइंड हो जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि ये तो खाली बैठा है, इसका काम है बाइंड करना। और अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि भाई जल्दी जल्दी आओ मेरे साथ बाइंड करो और मैं तुम्हें लेके जाऊँ स्टोरेज साइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहती है। इसके बाद बोन मैरो पे सिग्नल पहुँचेगा, आयरन आरबीसीज बनने शुरू होंगे। पहले स्टेज क्या होती है, थोड़े थोड़े करके आरबीसीज बनेंगे, नॉर्मल शेप के बनेंगे, नॉर्मल साइज के बनेंगे, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। फिर जब एक्स्ट्रा सेल डिवीजन हो जाती है फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक बनते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। उसके बाद हमारे पास आता है सम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ओके, क्लिनिकल फीचर्स फॉर आयरन डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो बंदे में एनीमिया है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया रहेगा। और फिर हम वही फीचर्स पे पहुंच जाएंगे जो हमने पढ़े थे कि हाइपोक्सिया की वजह से हेडेक रहता है पेशेंट में, ठीक है। लाइट हेडेडनेस फील होता है, लाइट हेडेडनेस, फैटीगनेस, वीकनेस, है ना। और क्या परेशानी रहेगी भाई, हमारे पास
सांस लेने में दिक्कत रहेगी बंदे को, शरीर पीला पड़ जाएगा, पेल स्किन, है ना, या फिर पेल क्या कहते हैं आइस के नीचे कंजक्टाइवा, है ना, और बस यही कुछ कंडीशंस रहती हैं, है ना। किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो फिर उस केस में एंजाइना भी, एकदम चेस्ट पेन रहेगा। तो मेन तो ये हेडेक होएगा, फैटीगनेस, सांस लेने में दिक्कत और पेलनेस दिखेगी शरीर में, तो वही एनीमिया के सिम्टम्स हमें दिखने लग जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल एंड वी हैव स्टडीड अबाउट इट। तो इसके बाद क्या रहता है कि हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि अगर मतलब पेशेंट ऐसे एनीमिक है, टेस्ट वगैरह से तो पता लग ही जाता है, पर एक बार जब फिजिकल एग्जामिनेशन उससे पहले होती है, डॉक्टर कुछ चीज़ें देखता है। ये तो चलो हमारी कंप्लेंट्स है ना, डॉक्टर क्या देखते हैं, आंखें देखते हैं, कंजक्टाइवा पेल है कि नहीं। उसके बाद क्या देखा जाता है, कई बार नेल्स भी डॉक्टर चेक करते हैं हमारे। एंड डू यू नो वाई? क्योंकि इन एनीमिया जो हमारे नेल्स हैं उनकी थोड़ी सी शेप अलग सी हो जाती है, एंड हम इसे पता है क्या कहते हैं, कोइलोनाइकिया। I call it कोइलोनाइकिया, some people even call it कोइलोनाइचिया, so it's all up to you what you pronounce it। जिसमें हमारे जो नेल्स होते हैं ना बेसिकली वो स्पून शेप्ड हो जाते हैं, और ये बहुत ही क्लासिक फाइंडिंग है आयरन डेफिशिएंसी में, ठीक है। दूसरी चीज़ पीका इज़ एक हैबिट होती है, ये एबनॉर्मल च्यूइंग की, चबाते रहना है, मुंह में कुछ ना कुछ चाहिए हमेशा, ये भी आयरन डेफिशिएंसी में देखा जाता है। और एक और चीज़ होता है कि आयरन डेफिशिएंसी में पेशेंट को ना बर्फ़ खाने का मन करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि मेरा मन करे बर्फ़ खा लूँ मैं, है ना, एंड दे एक्चुअली ईट द आइस क्यूब्स। वो अपने मुंह में रखेंगे आइस क्यूब्स को और उसको च्यू करते रहेंगे। सो वो एक साइन है स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। ओके, सो स्पून शेप नेल्स, हाइपोक्सिया और एनीमिया हाइपोक्सिया, उसके सारे फीचर्स, ये पेलनेस एंड समथिंग एवरीथिंग, एंड एबनॉर्मल च्यूइंग की अगर हैबिट है पेशेंट को तो हम कह सकते हैं कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, बिल्कुल है, वेरी श्योरली। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ हमारी लैब फाइंडिंग्स, और लैब फाइंडिंग्स में सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि हमारा RDW बड़ा होगा। दिस थिंग RDW इज़ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, और वो विड्थ बड़ी रहेगी क्योंकि हमारे पास स्पेक्ट्रम ही बहुत वाइड है, वाइड रेंज्ड स्पेक्ट्रम है। पहले नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन लैब फाइंडिंग्स द वेरी classic hallmark feature would be microcytic hypochromic RBCs which will have very high RDW। ओके, उसके अलावा लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या दिखेगा, ठीक है, एक तो हमारे पास RDW बड़ा होगा, दूसरा अभी मैंने बताया फेरेटिन कम होगा और TIBC क्या होगा, ज़्यादा। और मैंने क्या बताया अभी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सीरम आयरन क्या होगा, कम होगा, परसेंट सेचुरेशन क्या होएगी, कम होएगी। इसके अलावा अब देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम इज आयरन प्लस प्रोटोपॉर्फायरिन। हम अभी बात करें आयरन की डेफिशिएंसी की, ये डेफिशिएंट है, तो क्या प्रोटोपॉर्फायरिन पे कोई फ़र्क पड़ेगा आयरन की डेफिशिएंसी से? नो, ये नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, पर आयरन कम है तो हीम कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा और एनीमिया हो जाएगा, समझे। तो प्रोटोपॉर्फायरिन इज नॉर्मल, तो इसका मतलब जो फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपॉर्फायरिन होता है, फ्री एरिथ्रोसाइट, ये मैंने जब इंट्रोडक्शन दी थी तो उसमें बताया था कि अगर आयरन नॉर्मल रहेगा तो प्रोटोपॉर्फायरिन पे कोई फ़र्क नहीं है, तो आयरन का टेस्ट कम होगा लेकिन प्रोटोपॉर्फायरिन का नॉर्मल रहेगा, या यूँ कहो कि ऑल ओवर कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। सो फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपॉर्फायरिन
क्या होंगे, ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट है ये भी, समझे, क्योंकि आयरन तो कम हो रहा है पर प्रोटोपॉर्फायरिन तो नॉर्मल है ना यार। ओके, सो आयरन के अब इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो हम आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यही हमारे पास ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है कि आयरन के सप्लीमेंट्स दो। इसके अलावा एक रिलेटेड सा सिंड्रोम है, मतलब इसके साथ जो पढ़ा जाता है वो है प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो होता ही है, साथ में कुछ और फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो हमारी ईसोफेगस है उसमें ईसोफेजियल वेब दिखता है। जैसे ये ईसोफेगस है तो इसका ये क्रॉस सेक्शन है, तो इसको हम ऊपर से देखेंगे अगर, तो वहाँ पे ना कुछ वेब टाइप सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसके अलावा वी कैन सी एट्रोपिक ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन जीभ पे। तो इसमें जीभ पे मतलब देयर वुड बी इन्फ्लामेशन, और जीभ पे इन्फ्लामेशन रहेगी तो क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी। सो इन दिस केस देयर वुड बी बीफी रेड टंग ऑफ द पेशेंट। क्या रहती है, बीफी रेड टंग रहती है, और क्योंकि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो एनीमिया रहेगा ऑफ कोर्स। एनीमिया की वजह से सारे जो फीचर्स हमने पढ़े वो भी रहेंगे, और क्योंकि जीभ पे क्या रहता है, जीभ में इन्फ्लामेशन है, देखो आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन है, और साथ में हम पढ़ रहे हैं ईसोफेजियल वेब फॉर्म हो जाता है कहाँ पे, ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप, खाने की नली। तो अगर जहाँ से खाना अंदर जाएगा वहाँ पे कुछ वेब टाइप सा प्रेजेंट है, मतलब ये चीज़ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या जब खाना अंदर जाएगा, द बोलस विच वी आर the food which we are chewing, it's forming bolus, would it be passed easily? No, as there is obstruction, so patient will feel difficulty in swallowing, and we will see this feature, dysphagia. तो 3 फीचर्स रहते हैं सिंड्रोम में, प्लमर विंसन सिंड्रोम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसकी वजह से खून की कमी की वजह से एनीमिया, और एनीमिया के फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि हाइपोक्सिया, पेल कंजक्टाइवा, पिका, स्पून शेप नेल्स, एंड फैटिगनेस, डिजीनेस, दीज ऑल फीचर्स। खाने की नली में एक वेब टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होएगी जिसकी वजह से खाने निगलने में दिक्कत रहेगी, डिस्फेजिया, और जो जीभ है उस पर कुछ इन्फ्लामेशन सी हो जाएगी जिसकी वजह से एकदम लाल बीफी रेड कलर की, बीफी रेड जो है हमारी टंग हो जाती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। इसके बाद हमारे अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ एंड सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, वो 2 चीज़ें हम इकट्ठे पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके अगले सेक्शन पार्ट 3 में थैलेसीमिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।